नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 3 में बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह वीडियो क्यूज़ के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ। कठिनाइयों से भागना आसान होता है। कठिनाइयों से भागना आसान होता है। हर पल, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है दोस्त। इसीलिए जीवन में कठिनाइयों से भागिए नहीं, उसको उससे लड़ करके आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन के साथ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया था। इनका ऑप्शन पर गौर करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम चाणक्य, चाणक्य के ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य का ही 3 नाम है, वो है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिम, जैसे कि भारत का ये हम मैप लेते हैं रफ, तो ये उत्तर और पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो इमेज दिख रहे हैं आपको स्लाइड पर, ये है सांची का स्तूप। अशोक अशोक को सबसे प्रिय शासक होने के कारण उनका नाम क्या है? देवनाम प्रिय। क्या है? देवनाम प्रिय कहा जाता था। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? ओडिशा में 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद जो नरसंहार हुए, बहुत ज़्यादा संख्या में मानव का बलि दिया गया। उसके बाद इनका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म अपना लिए। कुषाण वंश का जो महान शासक कौन थे? कनिष्क। इन्हीं के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है, जो महायान शाखा है, इनका मुख्य रूप से फॉलोवर कनिष्क थे। आइए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनके विजय अभियान का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण थे। इसी कारण इन्हें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाने की उल्लेख मिलता है। स्तूप बौद्ध के अवशेषों को सुरक्षित, जैसे रेलिक्स ऑफ जैसे बौद्ध का जो रेलिक्स था, अवशेष था, स्तूप में सुरक्षित रखे जाते थे। सांची का स्तूप, सांची कहाँ पड़ता है? एमपी में। आइए मैप में देखते हैं कि मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। इनका जो सांची का स्तूप यहीं मध्य प्रदेश में पाया जाता है और मध्य प्रदेश का जो राजधानी है वो भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र था। नालंदा, इसका लोकेशन क्या है? नालंदा, जो बिहार में पड़ता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व गुप्त काल में स्थापना हुई थी इनका। इसका संरक्षक गुप्त शासक हर्षवर्धन और पाल वंश हुए। प्रसिद्ध काल जो माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की, वो 5वीं से 12वीं ईस्वी शताब्दी माना जाता है। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पर जितने भी छात्र थे देश विदेश से आते थे। ये विद्यार्थी वहाँ पर रहते थे और अध्ययन करते थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इनको 2016 में नामित किया गया। आइए और ऑप्शंस के देख लेते हैं इस क्वेश्चंस का, इस ऑप्शंस के बारे में। धर्मपाल किस वंश का शासक था? पाल वंश का। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रदित्य भी कहा जाता है। इन्होंने ही
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य अपनी स्थिरता और समृद्धि पर इनके ही काल में था। स्कुंद गुप्त, इनके बारे में तो बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि उन्होंने हूनों को आक्रमण को, जो हून्स थे, इनका अटैक्स को इन्होंने रोका। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली पावरफुल किंग थे। जूनागढ़ अभिलेख में इनके कार्यों का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन में हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने। और यह किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश के शासक थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। बौद्ध धर्म के संरक्षक और ह्वेनसांग थे, ह्वेनसांग वे कहाँ कहाँ आए? हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो लोकेशन है कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 783 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रसिद्ध काल 8वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। चलिए, यह इसका विशेषता क्या था कि यहाँ पर तंत्र मतलब कि वज्रयान, जादू टोना, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, खगोलशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 1203 ईस्वी में, मतलब 9 वर्ष पहले, 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। लेकिन कुछ नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कब किया था? ठीक है, इनका 1193 में ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था और 1203 में बख्तियार खिलजी ने, दोनों को इन्हीं ने, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद यह सबसे बड़ा दूसरा बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। आइए जानते हैं गोपाल के बारे में। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। 750 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। इनके लिए एक पॉपुलर है कि इन्हें जनता द्वारा चुनकर, रेफरेंडम जनमत संग्रह करके चुनकर राजा बनाया गया था। यह एक उस समय की एक अनोखी घटना थी। इन्होंने बंगाल और बिहार क्षेत्र में पाल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व शांति स्तूप राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। इसका जो बिल्ट जो एरिया था 1969 से 1978 में। और इनको जो बनाने का वो जो मुख्य रूप से बनाया था वो जापान का जो बौद्धिस्ट था उसने ही बनवाया था। यह एक पर्यटन स्थल है प्रमुख रूप से। राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी भी रही है। राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी भी रही थी। नेक्स्ट, बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 80 वर्ष में उनका डेथ हुआ था। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं बौद्धिक भाषा में। और जब डेथ होता है तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। आइए मैप में समझते हैं कि सारनाथ कहाँ है। तो सारनाथ यूपी में है और कुशीनगर, दोनों का लोकेशन भी यूपी में है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और कुशीनगर गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थान है। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में है, बोधगया गया में है। नेक्स्ट, कौन सा संप्रदाय बुद्ध को महापुरुष मानता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान।
बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हुए, एक हीनयान, एक हुआ महायान। महायान उनको महापुरुष इज ए गॉड की तरह मानते थे। इनमें बौद्ध की मूर्ति पूजा प्रचलित थी महायान संप्रदाय में। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह संप्रदाय चीन, जापान और कोरिया में फैला हुआ था। देखिए मैप से देखते हैं, ये चीन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, और ये दक्षिण कोरिया, कैपिटल सियोल, वहाँ भी फैला था, और उत्तर कोरिया प्योंगयांग, वहाँ भी फैला था, मतलब उस समय में कोरिया ही था। जापान, जापान में भी बौद्ध संप्रदाय की बहुत अच्छा खासा मतलब कि फैलाव हुआ था। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। नेक्स्ट, बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले किस शैली में विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मथुरा कला में। बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले मथुरा कला में डेवलप की गई थी। मथुरा शैली भारतीय शैली मानी जाती है। इसके साथ गंधार शैली भी प्रसिद्ध है। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर, कौन सी? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। देखिए ये लाल बलुआ पत्थर में भगवान बौद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। कुषाण काल में जो बौद्ध से संबंधित राजा हुए थे वो कनिष्क। गुप्त काल का जो गुप्त वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? श्रीगुप्त। मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन का फाउंडर है सिमुक। नेक्स्ट, इस काल में कनिष्क का शासन था जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस समय गंधार और मथुरा कला शैली डेवलप हुआ। पहली बार बुद्ध को मानव रूप, ह्यूमन फॉर्म में दर्शाया गया था कुषाण काल के समय में और कनिष्क का टाइम में। नेक्स्ट, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का बी, पद्म संभव ने। पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आनंद गौतम बुद्ध के शिष्य थे। नागा अर्जुन फिलोसफर, दार्शनिक थे। पद्म संभव उन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है पद्म संभव को। उन्होंने तिब्बत में वज्रयान तांत्रिक बौद्धिज्म का प्रचार किया। तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तिब्बत को बाम ए दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी लहासा है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत से भी नवाजा जाता है तिब्बत को। यहाँ से ब्रह्मपुत्र यारलुंग सांगपो नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र का ही नाम है यारलुंग सांगपो, तिब्बत में कहा जाता है। बौद्ध धर्म विशेषकर वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र रहा है तिब्बत। नेक्स्ट, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? इनका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने, चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। नागा अर्जुन शून्यवाद, माध्यमिका फिलोसफी का प्रवर्तक थे। इन्होंने माध्यमिक दर्शन की स्थापना की। शून्यवाद का अर्थ होता है सब कुछ शून्य, ठीक है, निरपेक्ष अस्तित्व नहीं। वे महायान बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध के दो शाखा थे, हीनयान और महायान। तो ये महायान के फॉलोवर थे। याद करना है कि नागार्जुन शून्यवाद। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कालिदास का कुछ बुक्स है, क्या है? मेघदूत, कुमार संभव। नागार्जुन शून्यवाद का प्रवर्तक थे। चरक कनिष्क के काल में ये एक वैद्य थे।
आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया, आर्यभट्टयम सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिए थे। शून्यवाद। नागार्जुन का समय लगभग 150 से 250 ईस्वी माना जाता है, कुषाण काल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौतमी प्रजापति, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म होने के 7वें दिन उनकी मदर का डेथ हो गया था, तो इनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। और महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी थी। वे बुद्ध की मौसी एवं पालक माता थी, उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने स्त्री संघ, बौद्ध धर्म में स्त्री संघ की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुद्ध ने उनके आग्रह पर, मतलब कि अपने लालन पालन जो पालनी माता थी उनके आग्रह पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा। आइए मैप में देखते हैं कि श्रीलंका किधर है। तो मैप के सबसे बॉटम में आइए, नीचे में आइए और देखिए श्रीलंका का मैप। तो इधर ही अशोक ने अपने बाल बच्चा को, मतलब कि बेटा बेटी को यहाँ पे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का जो श्रेय है वो हम सम्राट अशोक को ही देते हैं। अशोक को पुराण में अशोक वर्धन भी कहा गया। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा को लेकर गई थी। संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा को, वहां बौद्ध धर्म को राजधर्म में स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म को राजधर्म, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। नेक्स्ट, मिलिंद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पाली भाषा। पाली भाषा उस समय आम जन की भाषा थी, लोग वहां पर समझते थे, बोलते थे, यूज करते थे। संस्कृत जो उस समय में वैदिक जो युग चल रहे थे उस समय इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। संस्कृत को कहा जाता है कि यह विद्वानों की भाषा थी। मिलिंद पाली भाषा में लिखा गया है। यह मिलांडर मिलिंद और नागसेन के संवाद पर आधारित है। मिलिंद इनमें बौद्ध दर्शन के प्रश्न उत्तर है, फिलोसफी, ये सब आधारित है। नेक्स्ट, मिलिंद में किनके बीच संवाद हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? 65 का आंसर ए, नागसेन और मिलिंद। नागार्जुन कौन सी मार्ग? शून्य मार्ग का किया था। नेक्स्ट, नागसेन और मिनांडर के बीच संवाद इसी ग्रंथ में है। मिलिंद इसमें दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर है, दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। मिनांडर कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं कहाँ लोकेशन है इनका? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास में अजंता की गुफाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की वो मूर्तियाँ या फिर स्कल्पचर, जो भी कुछ चीज उनका वास्तुकला, मूर्तिकला का अद्भुत चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनका जो काल था वो 2वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी तक था। इनमें 30 गुफाएं थे, इनमें चैत्यगृह 5 थे और विहार 25। विहार में लोग रहते थे। इनको विश्व धरोहर स्थल 1983 में माना गया था, शामिल किया गया था। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं महाराष्ट्र में है। बौद्ध चित्रकला यहाँ पर प्रसिद्ध है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष।
करेक्ट आंसर बी, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष घोष हैं। बाणभट्ट, हर्षचरित्र, जो हर्षचरित्र जो था इनके द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हुए और हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखे थे। यह एक संस्कृत व्याकरण है जिसमें बौद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। अश्वघोष कुषाण काल के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे सम्राट कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, बौद्धों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैत्य। चैत्य में वो लोग पूजा करते थे, विहार में रहते थे, विहार में वो लोग लिविंग रहते थे। स्तूप, जो बुद्ध के अवशेष थे, रेलिक्स, वहां पर स्तूप का निर्माण हुआ। और मठ में सामान्य जीवन यापन निर्वाह करते थे। वहां पर उपासना भी, जैसे चैत्य में पूजा और उपासना होती थी। इनमें प्रायः अंदर स्तूप स्थापित होता है जिनके चारों ओर परिदक्षिणा की जाती है। अजंता एलोरा गुफाओं में चैत्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। चैत्य मतलब पूजा स्थल और विहार मतलब निवास स्थान। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना हाथी प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भ में आना, जन्म। जन्म को लेकर के क्या है? तो कमल और सांड, कमल और सांड जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का हॉर्स, और निर्वाण मतलब इनलाइटेनमेंट कब हुए थे? इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन में सफेद हाथी का प्रतीक जन्म को इसलिए माना जाता है कि उनकी माता महामाया के स्वप्न से ये जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महामाया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा। यह घटना बुद्ध के गर्भ में आने कॉन्सेप्शन का प्रतीक मानी जाती है। बौद्ध काल में हाथी को शुद्धता और दिव्यता का भी प्रतीक माना जाता है। जन्म, कमल, ज्ञान, बोधि वृक्ष, गृहत्याग, घोड़ा और निर्वाण, स्तूप, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण स्तूप। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घोड़ा। कमल, कमल जन्म का, बर्थ। नेक्स्ट, उनके सारथी का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? तो उसका नाम था छन्ना, और उनके घोड़ा का नाम कंथक। यह घटना जो बुद्ध के गृह त्याग का हुआ था ये 29 वर्ष के आयु में हुई थी। इन्हें महानिविष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष, इनलाइटेनमेंट, निर्वाण हुए थे, बोधि वृक्ष। इसका धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट जो उपदेश दिए थे सरमन, उनको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। और वहां पर बुद्ध के अवशेष रहते थे स्तूप में। नेक्स्ट, और जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान क्या कहते हैं? बोध गया। और पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वह बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट, ताड़ा किस बौद्ध संप्रदाय की देवी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वज्रयान। वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। तारा को करुणा और संरक्षण की देवी माना जाता है। तिब्बती बौद्ध में तारा की पूजा बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट, भविष्य का बुद्ध, फ्यूचर बुद्धा किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैत्रेय को हम लोग फ्यूचर बुद्धा मानते हैं। वे वर्तमान में तुषित स्वर्ग में निवास करते हैं। ये कहावत है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि ये तुषित स्वर्ग में। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे मुख्य रूप से याद कीजिए कि मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। एलौरा में कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? इसका सही उत्तर है 34। आइए, अजंता एलोरा कहाँ की गुफाएं हैं? महाराष्ट्र की। ठीक है।
नेक्स्ट, इसमें शिलालेख और स्तंभ लेख दोनों शामिल है। शिला जो रहता था उस पर जो लेख लिखता था कुछ भी, उनको बोलते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख जैसे कि ये पिलर हो गया, और इस पिलर पर जो कुछ भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य था शिलाओं पर लिखना या फिर स्तंभ पर लिखना, कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य था। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? उसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, थेरवाद। थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ऐसे बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से दो शाखा, हीनयान और महायान। नेक्स्ट, महायान बाद में विकसित हुआ है, पहले कौन था? हीनयान। हीनयान में मूर्ति पूजा का अभाव दिखता है, कम, बहुत ही कम, पूजा नहीं के बराबर होता है हीनयान में। हीनयान का जो वो प्रसार हुआ वो साउथ में हुआ था, और महायान का नॉर्थ में। जैसे कि आपको कोरिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर महायान शाखा की विस्तार हुआ था। श्रीलंका, म्यांमार, इन सब में हीनयान शाखा का विस्तार हुआ था। महायान में बुद्ध को देवतुल एज ए गॉड माना जाता है। नेक्स्ट, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।